अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नातिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। चूँकि इलेक्शन की डेट का अनाउंस हो चुका है, भले ही शेड्यूल डिटेल ना आया हो, लेकिन 8 फरवरी की बात हो गई है। अब चूँकि डेट का अनाउंस हो गया है, इसलिए तमाम ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपनी तमाम तो नहीं माँ सिवाय एक के उन्होंने इलेक्शन की तैयारी का आगाज़ भी कर दिया। इसी तरह से अगर हम PMLN की बात करें तो PMLN के जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें टिकटों के फैसले हो रहे हैं, इत्तलात तो ये हैं कि उसमें बड़ी आपस में नाराज़गियाँ भी हैं, कुछ ग्रुपिंग भी है और कई हल्कों पे ग्रुपिंग है। किससे किसको टिकट देना है, वहाँ पर अभी हमने एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ का केस तो मीडिया पे सरफेस हो गया तो हमें समझ में आ गया, लेकिन उसके अलावा भी जो इत्तलात है वो कुछ अच्छी नहीं आ रही PMLN के अंदर से। ऑल्दो कि उसकी तरदीद मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी की है, लेकिन उसके बावजूद और अभी तक ये भी शायद फैसला नहीं हुआ कि मरियम नवाज साहिबा किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी, नवाज शरीफ साहब किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। सुना ये भी है कि रैकी की जा रही है कि कहाँ से जीत सकेंगे वहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे या उनसे इलेक्शन लड़वाया जाएगा। और ख़बरें तो ये भी हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अभी ये भी फैसला नहीं किया है कि वो आया इलेक्शन लड़ेंगे या इलेक्शन वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन बहरहाल पार्लिमानी बोर्ड का जो उनका इजलास था उससे आज नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे। आज जब वो खिताब कर रहे थे तो वो तकरीबन कई माह पुराने वाले नवाज शरीफ हमें नजर आए, नवाज शरीफ जो पाकिस्तान आने से पहले के नवाज शरीफ थे, और वो उन बयानात की थोड़ी बहुत झलक हमें नजर आई जो पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने दिए थे। आज एक दफ़ा फिर वो सवालात भी कर रहे हैं, आज एक दफ़ा वो फिर इंसाफ भी मांग रहे हैं, एहतसाब की भी थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन इससे हम क्या अख्ज़ करें? क्या नवाज शरीफ साहब इस चीज़ से परेशान हैं कि उनके ऊपर लाडला का टैग लग रहा है, वो उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं? ज़रा सुनते हैं वो क्लिप जिसमें नवाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं। मुझे आज 7 साल के बाद इंसाफ मिल रहा है। 2016 से शुरू हुआ और आज 2023 में मुझे इंसाफ मिला। यानी कि जुल्म तो आपने ढाया, लेकिन जुल्म का इजाला करते करते कितने साल लग गए। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं, कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए? कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। ये हमारा यही मुतालबा है। हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम जो है ना वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाएं और फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन के घूमते रहें। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। किस मुल्क को खराब किया किसने? बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, लेकिन किससे पूछ रहे हैं कि मुल्क को खराब किया किसने है? दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जुल्म उनके ऊपर ढाया, लेकिन किसने ढाया? उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बोगस मुकदमे बनाए, लेकिन किसने बनाए? अब नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं कि उनको इसका हिसाब भी लेना है। अब ये इसकी कंटिन्यूटी आगे चलती है या ये भी इसी तरह से लपेट दिया जाएगा कि वो तो जी आपस में बातें कर रहे थे, उनका हरगिज उनकी ऐसी इंटेंशंस नहीं थी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की बात किए लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल खिताब कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने एक दफ़ा फिर जो तंज की वार उन्होंने PMLN के लिए, लेकिन अपने हवाले से वो क्या कह रहे थे जरा कोई देखते हैं। गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता। मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता हूँ। मैं आप पे भरोसा करता हूँ, मैं पाकिस्तान के अवाम पे एतमाद करता हूँ। मैं उस शख्स का नवासा हूँ जिसने ये हमें नारा दिया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। बेशक ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन किताबों की हद तक इसको मानता कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर मैं ज़रा कोई सी बात कर लेती हूँ PTI के हवाले से, क्योंकि तमाम इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, जल्द से जुलूस हो रहे हैं, पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो रहे हैं, लेकिन PTI अभी तक इसमें फंसी हुई है कि बल्ले का निशान होगा नहीं होगा, बैलेट पेपर पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी, बहैसियत पार्टी वो इलेक्शन में जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे। ये बहुत बड़े सवालात हैं। इलेक्शन कमीशन में हमें आपको मालूम है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज हो चुके हैं। अकबर एस बाबर साहब जो कि फाउंडर मेंबर अपने आप को क्लेम तो करते हैं, वो यकीनन है भी, लेकिन पार्टी के खिलाफ होने वाली ज्यादतियों पे वो कभी लब कुशाई नहीं करते। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए इलेक्शन कमीशन के कहने पे उसको उन्होंने चैलेंज भी कर दिया और आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एक मुजाहरा भी हुआ। कई चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी जिसमें था कि तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती लोग हैं वो आके बाहर खड़े हुए इलेक्शन कमीशन के आगे, उन्होंने एहतजाज किया कि जी हम इसको धांधली को और इस किस्म के इलेक्शंस को, हम डमी इलेक्शंस को नहीं मानते। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाहर आया हुआ कौन था? जरा सुनिएगा, हम कुछ नहीं बोल रहे।
हम नवाज शरीफ के वोटर हैं, हमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब लेकर आए हैं और एक कह रहे थे कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमें तो लाया गया। तो ये है भाई, अब जो कर रहे हैं उनसे मेरा तो एक यही कह सकते हैं कि रहने दें, आपसे नहीं हो पाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंतहाई मोतबर सीनियर पॉलिटिशियन है जावेद हाशमी साहब, और एक बहुत लंबी उनकी स्ट्रगल है, एक लंबा उनका प्रोफेशनल करियर है, लेकिन वो जो है वो जमहूरी और जमहूरियत के जिसको कहना चाहिए ना कि उसके निज़ाम पर वो यकीन रखते हैं। जमहूरियत की अलमदारी के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उन जैसे सियासतदानों की शायद उनकी अपनी पार्टीज़ में कदर नहीं है उस लेवल पर जिस लेवल पर होनी चाहिए थी, ऑल्दो कि वो पार्टी के सरमाया होते हैं ऐसे लोग। अस्सलाम वालेकुम जावेद हाशमी साहब। जी वालेकुम सलाम नादिया भी जावेद हाशमी साहब, बहुत आई एम ऑनर्ड सर। सर मुझे ये बताएं जावेद हाशमी साहब कि आपने पूरी अपनी ज़िंदगी जमहूरियत के लिए, जमहूरी रवायात के लिए, जमहूरियत की अलमदारी के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व कर दी। यही नारा आपका PMLN में होता था, यही नारा लेकर आप PTI में आए थे, आपके जो भी इश्यूज हुए वापस आप PMLN में गए। आज PMLN आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? आप तो उस जमात का असासा है। जब आप छोड़ रहे थे तो मुझे याद है कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब की अहलिया कुलसुम बीबी ने आपके दुपट्टा रख दिया था, लोग आपकी मिन्नत तरले कर रहे थे पार्टी ना छोड़े। आज क्या हुआ? नहीं, इस तरह की बात नहीं जो आप कह रही हैं। मुझे एक्सेप्ट भी किया, मैं उनकी सेंट्रल जो है उसका मेंबर भी हूँ और मैं नून में रहा भी हूँ और अब भी हूँ। बाकी ये है कि पार्टियों के अंदर भी हमारे मुल्क में कोई जमहूरी पार्टी तो वैसे भी नहीं है। सिर्फ जमहूरियत के नाम पे एक ढांचे खड़े किए गए हैं। तो नून कोई उन पार्टियों से अलग थलग चीज नहीं है। जैसे वहाँ होता है वही वैसा है यहाँ होता है। ये अभी इस तरीके से देखे जाए, वो इमरान खान की पार्टी में भी मैं रहा हूँ, वहाँ जितनी जमहूरियत है वो मैं बता भी नहीं सकता। पीपल्स पार्टी तो उनकी खैर एक कुर्बानियाँ हैं, मोहतरम बेनज़ीर की भी और भुट्टो साहब की भी। जमहूरी पार्टियां कहना ये हम अपने दिल को खुश करने के लिए कह लेते हैं। वहाँ पे कोई प्रॉपर इंतखाबात किसी पार्टी में होते नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी सरफ नज़र करता है, जो शरायत होती है पार्टी की उसके अंदर जो इंतखाब होते हैं वो नहीं होता। बल्कि मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मैं मुस्लिम लीग में कभी जो प्रेसिडेंट था, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी था और इलेक्टेड था। बाकायदा नारे लगा के कन्वेंशन सेंटर में मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। इसी तरीके से तहरीके इंसाफ में भी सर ये उस वक्त की बात है जब नून लीग की क़यादत, आला क़यादत मुल्क से भागी हुई थी, मुल्क से मतलब बाहर थी। नहीं, और जब आप वापस आए तो फिर भी मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। बात ये अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान की जो चार ओहदे थे, सदर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस चेयरमैन, सिर्फ एक ओहदे पे इलेक्शन हुए थे और वो था जिसपे मैं सदर बना था तहरीके इंसाफ का। इमरान खान भी बिला मुकाबला हो गए, शामूस साहब भी बिला मुकाबला हो गए और मैं सिर्फ था जिसने कहा नहीं मैं इलेक्शन लड़ूंगा और उसकी वजह से मैं बना। जी, तो इसलिए अच्छा, मुझे तो जावेद हाशमी साहब जी फरमाइए। कुछ मेरी अपनी भी कोई मेरे में कमी है, खराबी है पूरे मेरे इसके। मैं उन पार्टियों से उन बाउंड्रीज के अंदर रहकर बिल्कुल महकूम मैं रह नहीं सकता। मैं बन जाता हूँ उस वक्त आइन का महकूम और बन जाता हूँ पाकिस्तान का महकूम और अपनी कौम का महकूम। बस यही आपकी खराबी है सर, जो आपके लिए जो काबिल कबूल नहीं है।
जो उसूल पसंद हो और अपराइट किस्म का बंदा हो, उसकी उसकी जरा एक्सेप्टेंस कम हो जाती है। आपने पार्टियों के अंदर इलेक्शन की बात की, आपको पता है ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो डमी इलेक्शन करार दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया कि जी गलत इलेक्शन थे, दोबारा कराएं, दोबारा कहा कि जी वो केस चैलेंज भी हो गया। दीगर जमातों का, खासकर मैं पीएमएलएन की बात करूं, वहां के इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस हद तक मेरिट पर होते हैं? ऐसे ही मेरिट पे होते हैं जैसे अभी तहरीक इंसाफ के हुए। ये देखे ना, तहरीक इंसाफ को इंटर पार्टी इलेक्शन जो है पहले भी कराए थे, कुछ सही नहीं हुए थे, उसमें इतराजात भी आए थे। मैं कहता हूँ लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है इस तरीके के ऊपर इतराजात कबूल कर रहा है। जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ लोग खड़े हैं वो आके के उसको तो आप बिल्कुल उनकी बातों को सुन लें और पार्टी के खिलाफ फैसला भी हो सकता है दे दें, सिंबल भी ना दें उनको। तो ये एक सिर्फ एक धंकोसले हैं, इलेक्शन की बात है नहीं। जब धंकोसले हैं तो सबके धंकोसले कबूल हैं, तो तहरीक इंसाफ का धंकोसला कबूल क्यों नहीं है? ये ऐसे इन बातों में डाल के हाँ। अच्छा, तो आप क्या देख रहे हैं? क्या आपको लगता है? जी सर मैं कहता हूँ ये खर्चे मवासी होती है, मैंने कर लिए। जी हाँ। अच्छा, तो आप क्या देख रहे हैं? क्या ये उस जानिब कदम है कि तहरीक इंसाफ को, जैसे माइनस इमरान खान अपेरेंटली तो कर दिया ना, क्योंकि अब वो चेयरमैन नहीं है, अब वो साबिक चेयरमैन है। अब क्या आपको देख रहे हैं कि मतलब पार्टी का बल्ले से, बैलेट पेपर से बल्ला भी हटाना है, पार्टी पर क्या पाबंदी लगानी है, इजाजत नहीं देनी है लड़ने की, और अगर ऐसा करना चाह रहे हैं, करने की सोच पाई जा रही है, तो उसकी वजह क्या है? देखिए, मेरा अंदाजा है कि पार्टी को हिस्सा नहीं लेने देंगे और इमरान खान को भी नहीं लेने देंगे। लेकिन इससे मैं ये तो खैर एक साइड इफेक्ट की बात है। बात यह है कि पाकिस्तान में जब तक फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होते, और जब बल्कि इसको फ्री फेयर से भी मैं ये कहता हूँ कि जहाँ जो पॉपुलर वोट जिसके साथ होता है उसको इलेक्शन करवाने वाले कबूल नहीं करते, तो उससे पाकिस्तान टूटता जा रहा है। देखिए, मशरकी पाकिस्तान में हुसैन शहीद सोहरावर्दी था, शेख मुजीबुर रहमान था, उसकी पार्टी में आ गई, पॉपुलर वोट आ गया। हमने कहा कि तुम्हारी ऐसी तैसी, हम आपके पॉपुलर वोट को कबूल नहीं करते। तो फिर उन्होंने कहा भाई जाओ तुम भी अपने मजे करो, हम भी आज़ादी ले लेते हैं। तो ये इस तरीके से जब पॉपुलर वोट किसी के साथ होता है, अभी नवाज शरीफ के साथ था 2018 के इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने उसको नहीं आने दिया, इमरान खान को लाए। और इमरान खान को मैंने कहा था कि जैसे आपको ये क्या ला रहे हैं, उन्होंने डिस्कस किया था हम सबसे। मैंने कहा आप इस तरीके से ना आए, आप नवाज शरीफ साहब को आने दें, 70-80 सीटें हमें मिल जाएंगी, हम बड़ी एक बहुत ताकतवर अपोजिशन होंगे, क्योंकि यहाँ तो अपोजिशन भी कोई लाता है और हाकिम भी कोई लाता है। ये पहली अपोजिशन होगी जो आज़ाद होगी। तो इमरान खान ने कहा कि नहीं, मुझे वजीर आज़म बनाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज उस वक्त मैंने नवाज शरीफ का साथ दिया बैठ के तहरीक इंसाफ में, आज मैं मुस्लिम लीग में बैठ के इमरान खान के हक में कह रहा हूँ कि उसको इलेक्शन लड़ने दिया जाए, और ये कहता हूँ कि इस तरीके की ज्यादतियां ना की जाए, जेलों में ना डाला जाए, वरना ये इलेक्शन हमेशा मुतनाज़ा रहेंगे और उससे पाकिस्तान मजीद एक नाकामियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है हाशमी साहब, नवाज शरीफ साहब 2017-18 की अब बात कर रहे हैं, ये वो वक्त था जब वोट को इज्जत दो वाली कैंपेन चलाई थी, जब उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला वाली कैंपेन चलाई थी, मैं नजरियाती हो गया हूं वाली बात। अब ये नजरियाती से लाडले का सफर, आज नवाज शरीफ साहब वाकई लाडले बन गए हैं? देखिए, ये बातें ऐसी हैं, मैंने मियाँ साहब ने कहा था मुझे क्यों निकाला। अच्छा, फिर मेरी मुलाकात हुई मियाँ साहब से,
मैं उस वक्त मुस्लिम लीग में नहीं था, तो मैंने कहा मियाँ साहब, उस वक्त मरियम बीबी बैठी थी, साद रफीक भी बैठे थे, हसन इकबाल भी बैठे थे, परवेज रशीद भी बैठे थे। मैंने कहा मियाँ साहब, आप तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, तो मैं आज आपसे पूछता हूँ कि मुझे पार्टी से क्यों निकाला। तो उसके बाद उनके पास इसका क्या जवाब था, क्या जवाब था? कोई जवाब नहीं मैंने था। पहले नहीं, मैं पब्लिकली नहीं कहता, लेकिन मैंने अकेला वक्त मिला तो मैंने कहा मियाँ साहब मुझे क्यों निकाला। तो ये बात नहीं है कि हम क्या? जमहूरियत चाहते हैं ओके। दूसरों के लिए, अपने लिए हाँ जमहूरियत हाँ। तो नवाशी जरूरत हो साहब, सिर्फ मुझे जात के न, लिए। जी तो हाशमी साहब, आपको जी लगता जी है नवाज शरीफ साहब बाकायदा डील के तहत पाकिस्तान वापस आए, अब इसमें कोई शक शुबा रह गया है और लाडला प्लस बन गए? देखिए बात ये है, ये तो डील तो उस वक्त सब ने कर ली थी। इमरान खान ने भी बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी दी, हम्म। जरदारी साहब ने भी दी, मौलाना फजल रहमान ने भी दी। देखिए डीलें तो लड़ते लड़ते जब थक जाते हैं। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, नवाज शरीफ की बात करेंगे तो नवाज शरीफ ने सबसे ज्यादा वो उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट 90 से लेकर 222-23 तक की है। उनके घर के लोगों को जेलों में डाला गया, बेटियों को डाला गया। ये छोटी बातें नहीं होती। नवाज शरीफ और ये एक सही कलम बात है। में कह दें कि उसने कुछ किया ही नहीं है। सबसे लंबा अरसा पाकिस्तान में इमरान खान की भी उतनी ज्यादा स्ट्रगल नहीं है अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट। ये अब इस मरहले पे सही बात है। क्योंकि लोग पाकिस्तान के जो हैं वो तंग आ गए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम देना चाहते हैं उसको वो इक़्तिदार नहीं देते, तो इसलिए अब इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं कि वो हमारी जंग लड़ रहा है। अब उससे भी इख्तलाफ तो क्या हैं, क्या मुझे भी जरूरत है। क्या पड़ी हाशमी हाशमी साहब, इतनी स्ट्रगल के बाद नवाज शरीफ साहब को जरूरत क्या 75 पड़ी साल में कि अपनी अपनी सियासत नादिया का? मिर्जा, सुने 75 साल में उनको क्या मिला है? उन्होंने हमेशा पॉपुलर वोट लाए और उसको उन्होंने उठा के फेंक दिया। और एक वैसे मैंने तो आपको पूरा सिलसिला बताया ना, इनडायरेक्टली बात मैंने की है कि सब वो तो गरीब हो गए, वो तो तबाह हो गए, उनको तो नाने जमी को तरस रहे हैं, रोटी नहीं मिलती। आज भी आप देखें आप घर से बाहर निकल के बाजारों में जाएं, आज इतनी सर्दी के वक्त भी किसी के पास गर्म कपड़ा नहीं है, वो उसी कमीज में फिर रहे हैं जितनी में गर्मियों में पहन के फिरते थे। आप नजर डालिएगा 90% आपको लोग नजर आएंगे जो अपने उन्हीं कपड़ों के अंदर मौजूद बैठे हैं। हम सियासतदान जो हैं हम तो स्वेटर भी पहनते हैं, हम उसके ऊपर कोट भी पहनते हैं, ओवर कोट भी पहनते हैं, हीटर जला के बैठे हुए हैं। तो ये बातें हैं, वो देख रहे हैं कि ये जो हमारे सियासतदान हैं इनके घर तो लंदन में भी हो जाते हैं, ये यहाँ पे 10-12 घर उनके सामने बने हैं, बने भी नहीं 15-20 सालों के अंदर बने हैं। वो बेचारे कहते हैं ये तो हमें लूट के खा गए। हमारे वो जर्नैल जो रिटायर्ड हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जिनकी जायदादी हैं, बेटे उनके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, तो वो बेचारे एक दफा कमजोरियां होते होते फिर अब वो कहते हैं हमारी जिद है, इमरान खान हमारी जिद है, जो मौका ये मिलता है हम उसी के साथ खड़े हो गए और वो पाकिस्तान की तकदीर को बदले ना बदले इन सब से वो बेहतर है। अब वो इसका क्या हाल है? गलत सोच शायद हो उनकी। अच्छा हाशिम साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि इस वक्त आप कितना पॉपुलर वोट जो है वो PMLN के साथ देख रहे हैं? अगर हम 100% की बात करें और अगर बिलफर्ज नहीं होना मगर फिर भी सोच लेते हैं साफ और शफाफ इलेक्शंस हो जाते हैं, कितना शेयर 100 में से PMLN को मिलेगा और कितना PTI को मिलेगा आपकी नज़र में? नहीं देखिए, मैं इतनी ज़्यादा सर्वे तो नहीं कर सकता। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ये मैं जानता हूँ
कि आप जिससे भी बात करें वो तय कर चुका है कि वो इमरान खान को वोट देगा। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी पार्टियों की सीटें नहीं होंगी, वो भी जीत सकते हैं, लेकिन पॉपुलर वोट जो है वो इमरान खान के पास आ गया हुआ है। कितना वो कोई आइडियल लीडर मेरा तो नहीं है, मैं नहीं सोचता कि वो बहुत बड़ा आइडियल होगा, लेकिन लेकिन ये कौम ने तय कर लिया है कि हमने इमरान खान को लाना ही लाना है। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा, वो उसका दौरे हुकूमत जो था उसके अंदर उसने क्या क्या खराबियां की, क्या उसके किरदार की खराबियां हैं, कितने वो गंदगी है उसके अंदर, ये तमाम चीजें लोगों के लिए सानवी हैं। वो कहते हैं नहीं, हम इनसे बेहतर जानते हैं उसको, हम मुस्लिम लीग से बेहतर जानते हैं, हम JUI से बेहतर जानते हैं, हम पीपल्स पार्टी से बेहतर जानते हैं, बाकी पार्टियों से भी वो किस बात पे बेहतर जानते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये बैठे हुए हैं, एक वक्त था ये भी खड़े होते थे, लेकिन अब वो समझते हैं कि शायद जो आपने कहा था कि शायद ये डील कर चुके हैं, ये सारे उनके साथ मिल गए हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, अब उनको हम आने नहीं देंगे, ये उनकी जिद। इससे फायदा अगर इमरान खान को हो रहा है तो मैं क्या करूं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब आपका, आपके टाइम का वक्त कम था, लेकिन बहुत दिलचस्प गुफ्तगू थी। आई विश कि हम इसको कंटिन्यू करते हैं, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा से जहमत देंगे। नज़ीर, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जावेद हाशमी साहब ने की हैं, ना वो PTI को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन वो रियलिटी चेक वाली वो यहाँ पर वो बात कर रहे थे कि हकीकत यही है कि एक पॉपुलर वोट है और जो इम्प्रेशन इस वक्त PMLN के साथ जुड़ गया है वो उनकी सियासत के लिए नुकसानदेह है। एक लंबी स्ट्रगल के बाद आप इस इंप्रेशन के साथ अगर अगले इलेक्शन में जाएं तो फवाद चौधरी साहब का वो जो जुमला कि 50 साल बाद भी अगर ये सियासत की तो फिर क्या सियासत की। मुख्तसर सा ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा कराची का नोहा पढ़ेंगे। कराची शहर में क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई सियासत नहीं हो रही, वहाँ पे ज़िंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है। किस तरह से हो रहा है, कभी लोग जिंदा जल के मर रहे हैं, आगे लग रही हैं, मोबाइल स्नैचिंग में जवान जवान लड़कों की लाशें उठ रही हैं, पुरसाने हाल कोई नहीं है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से कबल मैंने अर्ज़ किया था कि इसका जो कराची है वो हमेशा की तरह आज भी रो रहा है, हमेशा की तरह आज भी सिसक रहा है, आज भी जो है वो सवाल उठा रहा है और आज भी जल रहा है, आज भी उसकी सड़कों पर जवान लड़कों का खून बह रहा है और उसी तरह से स्ट्रीट क्राइम्स भी हो रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि उसकी जिम्मेदारी को लेने को तैयार ही नहीं है, चाहे वो सियासी हुकूमतें हों, चाहे वो निगरान हुकूमत हो। कराची में हो क्या रहा है, अभी आपने देखा कि पिछले दिनों नवंबर के एंड में भी एक मॉल में आग लगी, 11 के करीब लोग जिंदा जल गए। वजह ये हुआ जल के मर गए और उसकी वजह ये हुई कि वहाँ पे कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। वैसे जो बिल्डिंग्स हैं उनकी तादाद पता नहीं हज़ारों में होगी कराची में, शायद लाखों तक भी पहुंच जाए, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स कैसे मिलते हैं, इमरजेंसी एग्जिट नहीं होते। इसी तरह से जो अर्शी सिनेमा जो बाद में अर्शी शॉपिंग प्लाजा बन गया उसमें आग लग गई, वहाँ पर 5 लोग उसमें जो है वो अपनी जान को बैठे जलकर वहाँ पर मर गए। इतनी बड़ी तादाद में दुकानें जल गई, इतनी बड़ी तादाद में रिहायशी जो अपार्टमेंट्स वहाँ पर थे, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, वो तबाह बर्बाद हो गए, लोग सड़क पर आ गए। ये है कराची का नोहा में जिसकी जिक्र कर रही थी। और मामलात ये नहीं है, मामलात ये हैं कि ये तो चले अब हादसाती तौर पर आग लग जाती है, लेकिन उसके अलावा जो हादसा कराची की सड़कों पर हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है। अभी हाल ही में एक जवान लड़का, 23 साल का जवान लड़का, NID का स्टूडेंट और गोल्ड मेडलिस्ट, उसको जो है वो गन पॉइंट पे लूटने की कोशिश की, गोली चली, उसको लगी, वो वहाँ से हॉस्पिटल तक उसको पहुँचाया, लेकिन वो जाबंद ना हो सका। उसके वालिद के अल्फाज क्या हैं और क्या उनकी कैफियत है। हमारे साथ इस वक्त वज़ीर दाखिला कराची ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, आप यकीन करें जब आप निगरान हुकूमत आई और आप वज़ीर दाखिला बने और हमें ये लगा कि एक न्यूट्रल सेटअप आ गया है, तो हमें लगा कि शायद कुछ कराची की किस्मत बदल जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा। अब ये जो सूरत हाल है, सबसे पहले मुझे बताएं कि मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, जिम्मेदार हम किसको ठहराएं?
देखिए नादिया, बात यह है कि ये तो बहुत ही अंदरनाक इंसिडेंट है, खास तौर पे ऊपर नीचे दो, एक आर के प्लाजा में और बीएससी के ये लगा है, इसमें प्लाजा में आग लगी। देखिए ये है ज़ाहिर हुकूमत की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है, उनके अदारे हैं जो इसको पास करते हैं, कंपटीशन रिपोर्ट देते हैं, नक्शा देखते हैं, वायरिंग देखते हैं, फायर सारे जितने भी इसके पॉइंट्स होते हैं चेक किए जाते हैं। प्रॉब्लम वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट ऑल इज हैपनिंग एंड इट इज जितना भी कंडेम किया जाए काम है, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा ये बात है कि चले जो इंसिडेंट होना तो हो गया, वो रिस्पॉन्सिबल ये जो भी लोग बाहर औरतें बच्चे रो रहे थे, आई मीन इट इज हार्ट टचिंग। और मैं आई स्टिल फील कि हुकूमत सिंध को साथ जो भी मैक्सिमम कॉम्पनसेशन दे सकते हैं उनसे लेके खुद दें, फिर जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर डालें, और ये उनको देना चाहिए, उनकी जिंदगी की पूंजी है, कोई डाउट नहीं है। रहा ये बात जो लॉ एंड ऑर्डर, देखें लॉ एंड ऑर्डर हमने बहुत बेहतर किया, जहां अपने कोई 50-55 डाकू जो है ना मारे हैं ये 2-2.5 महीने के अंदर, हमने इससे ज्यादा तादाद में जख्मी किए हैं, जिनकी टांगे तोड़ दी हैं, ये घुटने टांगे टूटी हैं, ये बुलेट्स लगी हैं, बहुत बहुत ज्यादा हमने पकड़ लिए। बैंकों में डकैती पूरा पैसा रिकवर करके मैंने उन ओनर्स को दिया 50 से 60 लाख रुपया, एक पैसा कम नहीं होने दिया। इसी तरीके से जो ये गाड़ियां लूटते हैं उनके हमने नेट बस्ट किए हैं, उनको पकड़ लिए, उनसे गाड़ियां रिकवर की, जर्नलिस्ट की गाड़ियां निकाल के दी हैं। द प्रॉब्लम इज के ये एक सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। देखें जो बेरोजगारी, अब नौजवान भी, एक बच्चे के माँ बाप बूढ़े हैं, भाई की तालीम है, बहन की शादी है, वो क्या करेगा जॉब नहीं है तो बैन लगा हुआ अपना, एक क्रिमिनल एक्ट है हमारे पास, आई डू एग्री विद यू, वो बच्चा क्या करेगा। और फिर उसके बाद हमारे पास ड्रग ट्रैफिकिंग कितनी ज्यादा है, इलीगल इमिग्रेंट्स में, अफगानीज ने जो हमारे से ये नशे का। ब्रिगेडियर साहब आप यकीनन दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप यकीनन दुरुस्त फरमा रहे हैं, और जो आप जिक्र कर रहे हैं वो यकीनन आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे होंगे। लेकिन मेरे पास जो सीपीएलसी का एक डेटा सामने रखा है उसमें है कि जो कराची में जराइम हुए ओनली इन द मंथ ऑफ नवंबर 26 गाड़ियां छीनी हैं, 163 गाड़ियां चोरी हुई हैं, जिसमें से सिर्फ 4 बाजियाब हुई हैं। जो बाइक्स हैं वो 694 बाइक्स छीनने के वाकयात हुए हैं, 4000 जो है उससे ज्यादा चोरी कर लिए गए हैं। मोबाइल फोन्स 2272 वाकयात हुए हैं, 25 मोबाइल फोन सिर्फ रिकवर हुए। अगवा बराए तावान के 2 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, भत्ताखोरी के 13 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, शहर कायद में कत्ल की 52 वारदातें हुई हैं। सर आप कह रहे हैं आपने कंट्रोल कर लिया है। देखिए ये जो हुई है इसमें ये देखेंगे पकड़े कितने गए हैं, मारे कितने गए हैं, ये देखें ना, इसको ये तो सीपीएलसी कह रहे हैं, दे हैव आल्सो टू प्ले देयर पार्ट पे रोल इसके अंदर के पकड़ना जो है ये कंबाइन एफर्ट है, जिसमें पुलिस, उसके बाद स्पेशल ब्रांच, हमारी जो दूसरी एजेंसीज हैं आईबी और साथ सीपीएलसी, दे ऑल हैव टू डू इट। आप यकीन करें कि मेरे रिपोर्ट के मुताबिक एक भी भत्ताखोरी नहीं हुई है। ये अगर छोटा सा इंसिडेंट हुआ होगा किसी जगह पर, और एब्डक्शन नहीं हुई हमने होने दी है, किसी को रैंसम हमने नहीं करने दिया है। कच्चे के एरिया में 0% रैंसम है, हमने तमाम जो पकड़े गए थे एब्डक्टर्स को रिकवर किया है, और उनको 3 महीने एक भी नहीं होने दिया, नेशनल वे हमने बंद नहीं होने दिया। चले अच्छी बात है सर। मैं वापस माजरत ब्रिगेडियर साहब, मैं वापस आती हूँ। ये जो प्लाजा में आग लगी है इसमें भी, और उससे पहले जो आरजे में लगी थी उसमें भी। अब सर मुझे ये बताएं, उसकी भी अभी तक कोई तहकीकाती रिपोर्ट नहीं आई, इसकी भी नहीं आएगी, या फाइलों की नजर हो जाएगी, रद्दी की नजर हो जाएगी। मेरा कंसर्न है कि वो जो फैमिली सड़क पर बैठी हैं उनको वापस घर मिलेंगे, उनको इंसाफ मिलेगा, उनको कंपनसेशन मिलेगा, ये मुझे आपसे सर श्योरिटी चाहिए। देखिए मैं तो 100% चीफ मिनिस्टर को मैं रिकमेंड करूंगा, इंक्वायरी चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर भी की है, इंक्वायरी बड़ी अच्छे तरीके से हो रही है। आई विल होल्ड के हुकूमत सिंध भी दे, उसके बाद जो वहाँ पर जिम्मेदार मालिक हैं, मालिकान हैं, उनको भी पकड़ा जाए, उनसे भी पैसा निकाला जाए, और अच्छी खासी पैसा दिया जाए। ये नहीं है कि 10, 15, 20 लाख दे दिए जाए। सर आपने विजिट किया उनका, वैसे वो जो बेचारे सड़कों पर बैठे रहे सारी रात और अब वो घर से बेघर हुए, किसी ने विजिट किया आप लोगों में से? बिल्कुल किया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर खुद गए वहां पर, ही वाज वेरी कंसर्न अबाउट इट, और उसके साथ फिर हमारी पुलिस अब रेगुलर वहां पर जा रही है। लोग इसलिए मना कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अंदर जाए, गुरज जाने नुकसान ना हो। नाज़रीन मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। फ़हीम सिद्दीकी साहब, ये जो सूरत हाल है और जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब क्लेम कर भी रहे हैं कि हमने बड़ी तादाद में डाकू को पकड़ा भी है, हमने उनको अरेस्ट भी किया है, उसके बाद उनको ज़ख्मी भी किया है, उनको मारा भी है, और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी की भी वो हमें शरीक दे रहे हैं, आप क्या देखते हैं ग्राउंड रियलिटी? नादिया, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। आखिरी जो अमन अमान का इजलास हुआ है, जिसमें ये हमारे वजीर दाखिला साहब भी मौजूद थे वजीर आला हाउस में, वजीर आला साहब की सरबराही में, वो 27 नवंबर को हुआ है। जब वजीर दाखिला साहब फरमा रहे थे उसके शहर में क्या सूरत हाल है, तो उस इजलास में जो ब्रीफिंग पुलिस की जानिब से दी गई, मैं इस वक्त वो निकाल के सिर्फ वो पढ़ने की अगर आप मुझे इजाजत दें और जान के अमान पाऊं ब्रिगेडियर साहब से, तो मैं वो पढ़ देता हूँ। ये फरमा रहे थे कि भत्ताखोरी नहीं हुई। उस इजलास में बताया गया कि कराची में भत्ताखोरी भी बढ़ गई है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 25 केसेस जो हैं वो ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा 57 कत्ल के वाकयात जो पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज्यादा हुए हैं। इसी के साथ अगवा बराए तावान के 51 वाकयात हुए, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 13 केसेस कम है। यहाँ मैं इनकी बात मान लेता हूँ। कराची में कत्ल के 537 वाकयात में से सिर्फ 316 केसेस आप हल कर सके हैं। ये तो सिचुएशन है। फिर ये कहना कि जी, इसी इजलास की अगर एक और बात कर लूं कि इस इजलास में कहा गया कि शहर में स्ट्रीट क्राइम के दौरान मुजाहिमत पर सिर्फ 5 लोग मारे गए। उस दिन तक भी, जिस दिन जो है ये इजलास हुआ था, 8 लोग मारे जा चुके थे, और आज के दिन तक इस शहर में 11 लोग स्ट्रीट क्राइम के दौरान मुजाहिमत पर मारे जा चुके हैं। जख्मियों की तादाद तो इससे बहुत ज्यादा है। तो ये जो एक अच्छी पिक्चर दिखाने की कोशिश होती है, डेफिनेटली हुक्मरानों की जानिब से की जाती है, कोई बात नहीं, अच्छी बातें करने की कोशिश भी करनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं वो मीडिया उनको हाईलाइट भी करता है, लेकिन प्लीज अवाम ये जानते हैं कि हो क्या रहा है। जो डेटा पेश किया जा रहा था, वज़ीर आला साहब ने खुद उस डेटा में से पिन पॉइंट किया कि आप बता रहे हैं कि 1700 वारदातें जो हैं वो एक दिन में नवंबर के महीने में हुई हैं। इसका मतलब है 70 से ज्यादा वारदातें यौमिया होती हैं। दिस इज द सिचुएशन। और फिर आप कहते हैं कि जनाब सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा नहीं है। कराची में लोग लुट रहे हैं और लुटने के साथ साथ वो मर भी रहे हैं। चलें, ये तो हमने बात कर ली लॉ एंड ऑर्डर की। अब आ जाते हैं जरा ये जो अंदोनाक वाकयात हो रहे हैं। आरजे मॉल में मर गए लोग, 11 लोग मर गए। किस वजह से मर गए? आग से नहीं मरे, जल के नहीं मरे, धुएं से, दम घुटने से मर गए, क्योंकि उनके पास बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं था। उसके बाद क्या गया? जनाब वज़ीर आला साहब ने जो है हुक्म दिया कि आप पूरे शहर की बिल्डिंग्स की फायर सेफ्टी ऑडिट करें। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तो बड़ा मजे अच्छा काम हो जाएगा। 19 इदारों पर मुश्तमिल आपने कमेटी बना दी, और उन 19 इदारों की जो कमेटी है उसने अभी तक क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। एक और वाकया हो गया। उस 19 इदारों में से 2 इदारों का हाल बता देता हूं मैं आपको। कमिश्नर कराची उस कमेटी के सरबराह है, उनके अपने दफ्तर में चले जाइए, वहां आपको फायर सेफ्टी ऑडिट करके देख लीजिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। उनके अपना दफ्तर, जो लकड़ी की सीढ़ियां जिसमें लकड़ी का सारा वो है स्ट्रक्चर है, उसमें आग लग जाए, कुछ नहीं बचेगा। कोई एग्जिट नहीं है वहां पर, कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं मिलेगा आपको। शॉर्ट सर्किट के लिए इतना खूबसूरत वहां पे माहौल है कि तार जो है वो दीवारों से लटके हुए। उसके बाद फायर ब्रिगेड जो पूरे शहर में आग बुझाने का जिम्मेदार है, उसकी बिल्डिंग में चले जाइए, 2 मंजिला इमारत है, कोई फायर एग्जिट नहीं है, कोई फायर एक्सटेंशन आपको दीवारों पर नहीं मिलेगा, कोई फायर सिस्टम नहीं है। ये तो उन इदारों की 2 की मैंने बात कर दी। अब आ जाए अगर अर्शी मॉल के ऊपर। देखें, अर्शी मॉल एक ऐसा सानिया है कि जिसके ऊपर हम जागने के लिए तैयार ही नहीं है। हम इंतजार करेंगे किसी नेक्स्ट वाकये का। एक दुकान में आग लगती है, और उस दुकान में लगने वाली आग जो है वो 200 दुकानों और 74 फ्लैटों को जलाकर राख कर देती है। उसके नतीजे में जो है सैकड़ों लोग जो है वो रोड पर आ जाते हैं, उनकी जान 5 की चले गई, करोड़ों का अरबों का नुकसान हो गया। और हम कह रहे हैं कि जनाब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इनकी हम मदद करेंगे, इनको कंपनसेशन भी करेंगे। अरे कंपनसेशन करके कर क्या लोगे उनका? उनको क्या आप दोबारा से उस मुकाम पे जो जिस रात वो सोए थे उसके अगले दिन जो कुछ ये वाकया हुआ है उसके उस दिन तक ले आओगे? उन्हें नहीं ला सकते आप। तो मैं तो एक बात कहता हूं, अवेयरनेस। इसमें आवाम को अब खुद जो है ना अवेयर होना पड़ेगा। क्या है मसला? सिंपल एक बात, बहुत सादा सी बात मैं करता हूं, ये कहता हूं कि आग बुझाने का एक आला अगर आपके करीब मौजूद है तो वो उन 2 फायर टेंडर्स से बेहतर है जो अभी रास्ते में आपके घर की आग बुझाने के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फाइन, ब्रिगेडियर साहब हैं हमारे साथ। सर, वुड यू लाइक टू कमेंट इन द एंड? बिल्कुल, मैं करना चाहूंगा। नंबर 1 बात है, आप पूरे साल का जो क्राइम का रेट है ना वो निगरां हुकूमत पे मत डालें। इट इज़ वेरी इजी टू बूस्ट अराउंड। आपने बड़ी स्टडी की है, मैंने भी पूरा उस दिन मैं कैबिनेट में था। हमें जज करना चाहिए आपको सितंबर से लेके और इस आज तक 3 महीने के अंदर। सेकेंड ये जो बात करें, बिल्कुल कोई, मैं कभी भी नहीं कहूँगा बहुत गलत है। कंप्लीशन गलत होती है, वायरिंग लो क्वालिटी की लगाते हैं, जो लेट ठीक है।
तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, इस पे कोई भी नहीं कह सकता। और अभी भी कंपटीशन वो होनी चाहिए जो उनका नुकसान हुआ है। ये बिल्कुल मैं ये एग्री नहीं करता कि 10-15 लाख जिसके 1 करोड़ का अपार्टमेंट तबाह हो गई, घर की काम चली गई। तो ये सारी चीजें आई थिंक वी हैव टू माइंडफुल, और बिल्कुल मैं चीफ मिनिस्टर को डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। इसका फॉलोअप जरूर करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपने कमिटमेंट्स यहाँ पर किए हैं, ये जो श्योरिटीज आपने दी हैं कम से कम अपने एंड पे वो फुलफिल भी हो। थैंक यू वेरी मच सर। फ़हीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुख्तसर ब्रेक, कराची में सूरत हाल है क्या, कौन सी सियासी जमात है जो कराची के जख्मों पे मरहम रख सकती है और कराची को ओन एक्चुअल करती है। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम साहब हमारे साथ होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची में हो क्या रहा है, कराची का वाली वारिस कोई है नहीं है, कोई पुरसाने हाल है नहीं है, कराची को यतीम बना के रख दिया है। मेरे साथ इस वक्त कराची के जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज़ नईम साहब, वैसे तो मैं इस छोटा सा क्लिप हमने बनवाया था जो इस कराची की सूरत हाल जो खासतौर पे जो हुआ है। हाफिज़ नईम साहब, मेरे पास तो अल्फाज भी ख़त्म हो जाते हैं कि मैं आपसे कोई सवाल पूछूं। जो इस सूरत हाल है, मुल्क की सियासत किधर जा रही है, क्या होना है, किसके साथ क्या होना है, कौन बनेगा वजीर आजम, ये सब बड़ी सेकेंडरी चीज़ें लगती हैं जब ग्राउंड रियलिटी मुल्क के सबसे बड़े शहर, माशी हब जो पूरा मुल्क चलाता है, उसके ये हालात में देखती हूँ। तो बिल्कुल ऐसा ही है, और बदतरीन सूरत हाल से इस वक्त शहर कराची दो चार है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने देख ली तो कोई महफूज नहीं है। अब आप देखें, ये जो NED का इंजीनियर है, ये तो सड़क पे जा रहे थे ना, और आगे निकले और पीछे से गोली मार दी है। उसकी गाड़ी भी जो है वो बिल्कुल गड्ढे में गिर गई है। और इसी तरह ये 127 अमवात हुई हैं इस वक्त इस साल में, सिर्फ मोबाइल छीनते हुए, गाड़ी छीनते हुए। 127 जवानों को मार दिया है, मोबाइल छीनते हुए और गाड़ी छीनते हुए, और कोई पूछने वाला नहीं है। आप ये देखें कि इस वक्त जो 2 बिल्डिंगों में आग लगी है, RJ प्लाजा और फिर अर्शी शॉपिंग सेंटर जी, इसमें इस वक्त हजारों बिल्डिंग ऐसी हैं जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पूरा भत्ता लेती है और उसको जो है वो पूरा नहीं किया जाता। उसको जितनी भी उसकी कंप्लायंसेस हैं वो पूरी नहीं होती और भत्ते में जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होते, ट्रेनिंग नहीं दी जाती। आज मैंने एक गुलिस्तान मुस्तफ़ा फायर स्टेशन का दौरा किया जहां 25 गाड़ियां ऑक्शन के लिए पड़ी हुई हैं। आखिरी मरतबा ये 1996 में गाड़ियां आई थी, उसके बाद 50 गाड़ियां अब आई हैं। इस वक्त ऑन रोड गाड़ियां फायर ब्रिगेड की सिर्फ 43 हैं, 43, और अमला 750 के करीब है। उसमें से भी 130 ड्राइवर्स इस वक्त वैकेंसीज मौजूद हैं, नहीं भरे जा रहे हैं। इसी तरह से जो फायर फाइटर हैं उनके पास पूरा इक्विपमेंट नहीं होता, पूरी किट नहीं होती। 3.5 करोड़ की आबादी के शहर में जो पैरामीटर्स हैं वो ये हैं कि आप 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन कम से कम, वरना 4 होते हैं जो दुनिया है उसमें, और यानी कम से कम 4 गाड़ियां होनी चाहिए 1 लाख पर। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितने 3.5 करोड़ पे कितनी गाड़ियां बनती हैं, तो 43 गाड़ियों पे चल रहा है। फिर इनके पास फॉर्म नहीं होते कि जिसको फेंक कर वो आग को बुझा सकें। बिल्कुल एक्सपोज होकर ये आग के सामने फायर फाइटर अपनी जान हथेली पे रखकर काम करते हैं। रिस्पॉन्स टाइम सही नहीं होता, मैनेजमेंट कोई नहीं है। यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, इसलिए कि कराची में पुलिस में कराची के लोगों की भर्ती नहीं होती। 80% लोग, 90% लोग कराची के बाहर के होते हैं। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर यह प्रॉब्लम मौजूद है। जब इस शहर से जो 67% रेवेन्यू देता है, जो सूबे का 98% रेवेन्यू देता है, जो आधा टैक्स पूरे मुल्क का 42% टैक्स कराची से जमा होता है, इनकम टैक्स पूरे मुल्क से बकिया जमा होता है, उस शहर के साथ ये सलूक है कि इसको कोई ऑन नहीं करता। यहाँ लोग 3-3 साल की ड्यूटियों पर आते हैं और तमाशा देखते हैं और चले जाते हैं। हाफिज साहब, मैं जब MQM को देखती हूँ कहते हैं कि जी हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन हमारे अलावा कराची को कोई सुधार नहीं सकता। हमने किया था, हम करेंगे, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब का बड़ा स्लोगन है। उसके बाद मैं पीपल्स पार्टी की बात करती हूँ तो आपने मुर्तज़ा साहब को मेयर कराची बनाया कि जी कराची का जो है ना वो बेटा है और अब हम कराची पे बड़ी तवज्जो दे रहे हैं। तो ऐसे मौक़ों पर ये पार्टी अपनी जिम्मेदारी लेने को, समझने को तैयार हैं कि कुछ सीखती हैं ऐसे वाक़यात से? भाई पहले तो ये बताएं ना कि अभी तकरीबन 1986 से लेकर जब MQM का इमरजेंस हुआ और 1988 में पहली गवर्नमेंट बनी, जब इंतखाब हुआ, तो जब से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी और MQM का इत्तेहाद है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा वक्फा आता है और फिर ये इत्तेहाद में रहते हैं। पिछले 16 महीने में इत्तेहाद में थे।
हमेशा से कराची के मैंडेट को सिंध के वडेरों के कदमों में जाकर निसार करती रही है MQM, और अभी तक ये सिलसिला इसका जारी है। आप मुझे बताएं कि शहरी इदारों की तबाही कब हुई है? आप पीपल्स पार्टी, उसकी करप्शन और लूटमार तो सबको मालूम है ना, 15 साल से लगातार जो कुछ किया है। लेकिन कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन थी ना यहाँ, KTC, जब MQM के वजीर ट्रांसपोर्ट थे और MQM इतनी बड़ी ताकत में थी कि इनकी मर्जी के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता था, तो हमारी KTC खत्म हो गई। हमारी जो सर्कुलर रेलवे चलती थी वो भी इन्हीं के वजीर ट्रांसपोर्ट की मौजूदगी में खत्म हो गई, आज तक बहाल नहीं हो सकी। इसी तरह से आप ये देख लीजिए कि पानी का मंसूबा, K2 मंसूबा, यानी जो हब डैम से पानी लाने का मंसूबा अब्दुल सत्तार अफगानी जमात इस्लामी के मेयर, हाँ। और K3 मंसूबा नेमतुल्लाह खान, उसके बाद पानी आया ही नहीं है कराची में। ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है, लेकिन तो ये सब जिम्मेदार है ना, इन्होंने लूटा है, इन्होंने खाया है। जी सर जब इलेक्शंस होते हैं ना तो कहा जाता है जी वही नारे कि जी नौकरियां नहीं मिलती, फला नहीं होता, लेकिन कराची शहर की या प्लानिंग पे कोई काम करता है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं हुई, ये बगैर किसी मास्टर प्लान के शहर चल रहा है। किस तरह से इमारतें वहाँ पर जो है वो बेयारो मददगार होती हैं, वहाँ पे कोई फायर कोई एमरजेंसी एग्जिट्स नहीं होते हैं, भत्ताखोरी हर जगह पे चल रही होती है। ये मंशूर में, एजेंडा में सियासी पार्टीज के क्यों नहीं होता? लोगों का तहफ़्फ़ुज़, अवाम का तहफ़्फ़ुज़, माल का तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी बात है, ये बुनियादी बात है। देखिए ये तो सिचुएशन अब थोड़ी सी तब्दील हुई है ना, कि अब लोगों ने MQM और पीपल्स पार्टी से हटकर भी सोचना शुरू किया है, वरना तो ज़ाहिर है मैंडेट पे भी यही काबिज होते थे। पहली मरतबा बल्दियाती इलेक्शन में लोगों ने जमात इस्लामी को सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं, और ये रिफ्लेक्शन आपको सूबाई और कौमी में भी नज़र आएगा। ज़ाहिर है नंबर 1 एजेंडा यही है कि हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, रोज़गार मिले, तालीम मिले। आप देखें तालीम, 312 अरब रुपए का तालीमी बजट, आखिरी बजट बनाया है सूबाई हुकूमत ने। आप मुझे बताएं 49,000 स्कूल हैं, कोई एक स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें कोई आदमी अपने बच्चों को इस इत्मीनान के साथ पढ़ा सके कि ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती, कोई आदमी नहीं चाहता। हाफिज साहब, अब जो ये जिस तरह से आग लगी है आरजे प्लाजा में और फिर अर्शी शॉपिंग प्लाजा में, अब इसको मेक श्योर करने के लिए जमात इस्लामी क्या कहेगी कि कम से कम वो लोग जो तबाह बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए आनन फानन, उनको कुछ कंपनसेशन मिले, उनको कोई जगह मिले, उनको उनका वो पैसा मिले। घर बनाना आसान नहीं होता, हम और आप मिडिल क्लास से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो उस चीज़ का दर्द और उसको तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे इसके लिए कि कम से कम उनको कंपनसेशन मिले? जिस वक्त ये आग अर्शी सेंटर में लग रही थी और चल रही थी, उस वक्त भी मैं वहाँ पहुँचा था। हमारी तमाम जो भी हम रेस्क्यू कर सकते थे, जाहिर है कि हमारे पास वो सब चीजें तो नहीं है जो हुकूमत के पास होती हैं, लेकिन हमारे सिंध हुकूमत उसको कंपनसेशन दे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ वो हमने किया अपने हिस्से का काम। आज मैंने फिर दोबारा आरजे प्लाजा भी और ये गया, और सैकड़ों की तादाद में जो लोग थे उनके घरों को भी देखा, सब राख का ढेर बन गया है और दुकानें राख का ढेर बन गई अर्शी सेंटर की। आरजे प्लाजा में प्रॉब्लम ये हुई कि ऊपर की मंजिल में आग लगी, और अभी हुकूमत तकरीबन 25 तारीख से लेकर अब तक उन्होंने सारा कारोबार वहाँ का बंद कर दिया है, सील कर दिया कि आप कारोबार नहीं कर सकते। वो फैसल कैंटोनमेंट में लगता है। आप मुझे बताएं कि कैंटोनमेंट हो या ये SBCA हो या सिंध हुकूमत हो, ये सब तमाशा क्या करते हैं? एक तरफ लोग बर्बाद हो जाएं, तबाह हो जाएं, और उसके बाद आप उनका कारोबार भी बंद कर दें। हमने आज बहुत वाज़े मुतालबा किया। हमने हमारे टाउन है, चूँकि यहाँ पर फेडरल बी एरिया में जमात इस्लामी ने टाउन जीता है, वहाँ हमारे टाउन के चेयरमैन, हमारे UC के चेयरमैन जीते हुए हैं। हमने उनसे कहा है, उन्होंने लिस्ट बना ली है फ्लैट्स की भी, उनके नुकसान की भी और उसके इजाले के लिए भी। मैं आज चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात कर रहा हूँ, और जहां जहां मुमकिन हो सकेगा बात भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, अदालत भी जाएंगे। इन लोगों को बेयारो मददगार हम नहीं छोड़ सकते। मसला यह है कि जो हुकूमती पार्टियां आपसे उम्मीद है, करने के लिए आपसे उम्मीद भी है हाफिज साहब, और आपसे अपील भी है कि खुदारा ये कीजिएगा। करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। देखें हम उनके साथ खड़े हुए हैं, हम सड़क पे आएंगे, हम अदालत जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। हम ये टेस्ट केस बनाएंगे कि हम हमारा शहर बेयारो मददगार नहीं, हम लड़ेंगे इनके लिए। अल्लाह करे ऐसा हो। और बहुत शुक्रिया हाफिज नईम साहब, और मैं आपसे इस पे प्रोग्राम करूंगी और आपसे दोबारा जहमत हो रिक्वेस्ट करूंगी और फिर आपसे पूछूंगी कि जो आपने कहा था वो आपने किया या नहीं किया। मैं तो आखिर में सिर्फ एक बात कहती हूँ कि कराची की आवाम जब सड़कों पर रो रही होती है और जब वो अपने तबाह बर्बाद होने का मंजर अपनी आंखों के सामने देख रही होती है और फिर पूछ रही होती है कि इसका कौन जिम्मेदार है, इसके कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप अपने लोगों को अपने वोट से गलत लोगों का इंतखाब करते हैं, गलत लोगों के सर पे हुक्मरानी का ताज सजाते हैं, बहुत देर हो चुकी है। अब आंखें खोल लें और सोच लें कि छोड़े ये एथनिसिटी के नारे और ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें। सिर्फ ये सोच लें कि कौन आपके लिए अच्छा काम
करेगा या किसने किया है या कौन करने की सलाहियत रखता है। अपने वोट का सही इस्तेमाल कर ले। प्रोग्राम से नाते मिर्जा को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।